हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। इसकी पहली वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने इनर्शिया और एरिस्टोटल की फालिथी वगैरह को डिस्कस किया है। आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लॉ, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पर इन तीनों को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक, लीनियर मोमेंटम आपका 9th क्लास में भी आया था, एक बार उसको यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब लाइन और मोमेंटम का मतलब अभी देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं पी से। अच्छा, ये प्रोडक्ट बताता है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट बताता है मास और उस बॉडी की वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास हो गया m और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो लीनियर मोमेंटम हम निकालेंगे इस बॉडी का, वो हो जाता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमको क्या बताता है, वो बताता है वेलोसिटी की स्ट्रेंथ, कि ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। ठीक, कि जो वी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका मास कितना है, इन दोनों को मिला के ही हमारा लीनियर मोमेंटम बनता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो किलोग्राम की जगह m, मीटर को डिनोट करते हैं l से और टाइम को इससे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी तीनों बातें। अब देखो बच्चों, जो लीनियर मोमेंटम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और लीनियर मोमेंटम होता है वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है, अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जैसे कि हम अभी देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 10 kg और एक 50 kg, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का मोमेंटम कितना है। तो मैं अगर इसका मोमेंटम लिखूं तो जितना मास है वो मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम हो जाता है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी सेम है और इसका मोमेंटम कैसे लिखोगे, इसका मास मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका क्या मतलब है, दोनों की वेलोसिटी सेम है पर मास अलग अलग है। अब एक चीज़ देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट 2 की स्पीड से आ रहा है, 10 kg इसका मास है। अच्छा, इन दोनों में से रोकने के लिए, अगर इन दोनों में से इनको रोकना है तो किस में ज़्यादा फोर्स लगाना होगा रोकने के लिए, इसमें। क्यों, इसका मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 मीटर पर सेकंड से ये 50 kg मास आ रहा है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके अंदर स्ट्रेंथ कम है क्योंकि इसका मास कम है। ठीक, दूसरी बात आती है वेलोसिटी की, बात करते हैं इसी एग्जाम्पल में। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक एक केजी की दो बॉडीज है, एक की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और दूसरे की है 20 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं ये बॉल है और ये जाके हिट करेगी, किसी बच्चे को हिट कर रही है या किसी पर्सन को हिट कर रही है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या किससे ज़्यादा इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। पहले इसका मोमेंटम देखेंगे। अगर मैं इसका मोमेंटम निकालूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 × 2, मतलब कि 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मोमेंटम आ गया, इसके मोमेंटम को कैलकुलेट करोगे तो 1 × 20, तो ये आ गया 20। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम इससे लगभग 10 गुना है, तो इसका इम्पैक्ट 10 गुना ज़्यादा होगा। ये जो चोट लगेगी ये ज़्यादा चोट लगेगी इससे। ठीक है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ जाके ये टकराएंगी तो ये अपना पूरा मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, उसको रोकने में उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। खैर ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो ये था हमारा लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट, एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट में रहती है, चाहे तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपनी स्टेट में रहेगी। कब तक, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, कब तक,
जब तक कि उस पर कोई सम नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सिंपल समझो, एक बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या स्टेट को बदलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपने आप से अपनी पोजीशन को नहीं बदलता। जैसे एक बुक एक टेबल पे रखी है, आप अपने नॉर्मल घर में देखते होंगे, जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वहीं रखा रहता है जब तक कि उसको कोई उठाए ना। ठीक है, जैसे ये बुक टेबल पे रखी हुई है, ये टेबल पे रखी रहेगी जब तक कि इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा। अब ये बुक हमारे रेस्ट में है, तो इसका क्या मतलब होता है, इस बुक का जो वेट होगा वो लगेगा नीचे की तरफ, और एक जो टेबल रिएक्शन इसको देगा वो लगेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि टेबल यहाँ पे सॉलिड है और जो हमारा जिस ग्राउंड पे ये रखा हुआ है वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड बॉडी क्या करती है, रिएक्शन देती है। ये एक्शन है और ये उसका रिएक्शन है। अब क्या होता है कि ये बुक हमको दिखाई दे रही है रेस्ट में, इसका मतलब इस पे लगने वाले जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि इस पर नेट कितना फोर्स लग रहा है, तो नेट की बात करूँ तो क्योंकि डब्ल्यू नीचे लग रहा है इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, और जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। और क्योंकि डब्ल्यू और आर दोनों इक्वल है, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है और डब्ल्यू इक्वल टू आर है। तो ये बॉडी अपनी रेस्ट कंडीशन में है। उसी तरह इस गाड़ी को देखो, मान लेते हैं ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 5 मीटर इसको वेलोसिटी कैसे मिली, उस हिस्ट्री में नहीं जाना है, अभी एट ए टाइम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। इस टाइम पे ये अपनी वेलोसिटी बनाए रखती है, 5 से ना तो 6 होती है ना 5 से कम होकर 4 होती है, 5 ही कांस्टेंट बनी होती है, और ये मूव कर रही है। तो क्योंकि इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा और इंजन इसके ऊपर फोर्स भी लगाएगा। अब जो इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन के। एक गाड़ी चलना शुरू करती है, फिर वो चलती है, अगर उस पर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाए तो फिर उस गाड़ी की वेलोसिटी नहीं बदलती। इस केस में अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो इसको पॉजिटिव ले लेता हूं मैं और इसको नेगेटिव, ये होता है जीरो। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, देखो बच्चों, कुछ भी बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हमको फोर्स लगाना होता है, तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब इस पर फोर्स भी नेट जीरो है, दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इंजन अब सिर्फ इतना ही फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है कि वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। उसी तरह एक हमारे पास कारपेट है। अब कारपेट पे जो डस्ट है वो अपने आप से तो नहीं निकलती, क्योंकि हर एक पार्टिकल में क्या होता है, इनर्शिया। तो अगर डस्ट पार्टिकल को निकालना है तो इसको हमको स्टिक से इसकी पिटाई करनी पड़ेगी, इसको बीट करना पड़ेगा, तो डस्ट पार्टिकल बाहर की तरफ आ जाएंगे। उसी तरह ये जैसे बुक है, ये अपने आप अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी। ठीक, तो नेचर में क्या होता है कि एक फोर्स होता है एक्टिंग और एक होती है उसकी रिएक्शन हमेशा। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये एक रिएक्शन है। एक्टिव फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन साथ साथ चलती रहती है। हाँ, बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होती, ये ध्यान रखना। फ्रिक्शनल फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब यहाँ पे एक्टिव फोर्स लगा हो, या इसको रिएक्टिव फोर्स कहते हैं, और रिएक्शन तभी होती है जब एक्टिव फोर्स लगा हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलनी है, जैसे गाड़ी होती है, उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, स्टीयरिंग को घुमाते हैं। स्टीयरिंग को घुमाना भी एक फोर्स है, फोर्स लगा के ही डायरेक्शन बदलती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रोके रखने के लिए ऑब्जेक्ट को रोकता भी फोर्स है और ऑब्जेक्ट को चलाता भी फोर्स है। इस गाड़ी को जैसे हमने शुरू में चलाना शुरू किया होगा तब भी फोर्स लगेगा, जब इसको रोकना है तब भी इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बिना फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी पोजीशन नहीं बदलती। यही फर्स्ट लॉ में था, और ये आप एक्सपीरियंस करते होंगे अपने हर जगह। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन बदल लेता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर एक बस जो है वो एकदम से रुक जाती है, ठीक, या एकदम से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होता है। मान लेते एक बस है, इसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं और बस अभी रुकी हुई है, तो बस एकदम से चलना शुरू करेगी। तो जो पैसेंजर है उसकी बॉडी अभी रेस्ट में थी, उसके अंदर इनर्शिया है, तो वो रेस्ट में अपने आप को बनाए रखना चाहती है। पर क्योंकि गाड़ी एकदम से चलना शुरू कर देगी तो वो फील करेगा अपने अंदर फोर्स पीछे की तरफ, एक झटका महसूस करेगा पीछे की तरफ, और फोर्स सीट से जाके लग जाएगा। तो पैसेंजर फील जर्क बैकवर्ड। ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फील करेगा। उसी हिसाब से अगर एक बस जब
एकदम से रुक जाती है, चलते चलते एकदम से ब्रेक लगते हैं, तो पैसेंजर आगे की तरफ एक झटका खाते हैं। ठीक है, तो व्हेन ए बस स्टॉप सडनली पैसेंजर फील जर्क फॉरवर्ड। ठीक है, तो पैसेंजर सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता होगा, ये आपके साथ हुआ होगा। जब चीज़ें एकदम से गाड़ी कार वगैरह हमारी रुक जाती है तो हम एक झटका महसूस करते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर ये बस एकदम से रुक जाए तो फिर ये पर्सन जाएगा आगे की तरफ। ठीक, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो मोशन में थी और एकदम से गाड़ी रुक गई, तो इसकी बॉडी कुछ टाइम के लिए अपने आप को अपनी पुरानी स्टेट में रखना चाहती है, इसीलिए वो आगे की तरफ आ जाती है। दूसरी बात, अगर हम एक पेड़ है मैंगो का, अगर ये टहनी को जाके हम हिला दें, इसकी जो ये हमारी ब्रांच है इसको हिला दें, तो ये जो मैंगो था हमारा, ये पहले रेस्ट में था। अब रेस्ट में रहने की वजह से हमने इस पर फोर्स लगाया और ये ब्रांच जो है इसकी हिलने लगी। उसकी वजह से क्या होगा, ये मैंगो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जाके आप किसी टहनी को हिलाते हो तो उस पर लगने वाले फर्श या उसके जो पत्ते होते हैं, फल पत्ते, उसके नीचे गिरना शुरू हो जाती है। क्यों, ये अपने आप तो नहीं गिरेंगे। ठीक है, वैसे गिर जाते हैं अपने आप जब उनका वेट ज़्यादा हो जाता है। ये कभी हवा चलती है तो हमारे क्या होते हैं, जो पत्ते भी गिर जाते हैं नीचे और फल भी नीचे गिर जाते हैं, वो इनर्शिया की वजह से होते हैं। ठीक है, अपने आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फोर्स ही यहाँ पे इनको क्या करेगा, फोर्स लगते ही ये नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे हमारी बारिश होती है और छाते पे जैसे रेन ड्रॉप डलती है तो उनकी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, डलते ही वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो डायरेक्शन बदलने के लिए भी फोर्स चाहिए। जैसे ये छाते से टकराती है तो यहाँ पे फोर्स तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि छाता जो है वो रिएक्शन अप्लाई करता है। इसके बाद अगर एक कार को सर्कुलर ट्रैक में हम चला रहे हैं तो हम जो स्टीयरिंग से फोर्स लगाते हैं वो लगता है अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी के रिएक्शन में इधर बाहर की तरफ फील होता है हमको फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने देखा होगा जब भी गाड़ी को घुमाते हैं एक सर्कुलर ट्रैक में, तो सारे के सारे पैसेंजर दूसरी तरफ अपने सीधे हाथ की तरफ, अगर इधर घूम रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ खिड़की से जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, वो होता है इनर्शिया की वजह से, क्योंकि पैसेंजर अभी नॉर्मल बैठे थे, जैसे अंदर की तरफ फोर्स लगाया गाड़ी को घुमाने के लिए तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके और भी एग्जाम्पल बहुत है, ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर जो मोटे मोटे एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। अब आते हैं बच्चों न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाओगे ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, इसका लॉ का मतलब यही है। इसको डेराइव कैसे करना है, मान लेते एक गाड़ी हमारे पास है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v है। अब हमको इसकी वेलोसिटी बदल के v कर दी हमने, और वेलोसिटी कैसे बदलती है, फोर्स के लगाने थे। तो हमने इस गाड़ी पे जब फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के u से v हो गई। अब देखो बच्चों, जो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये नेट फोर्स है, मतलब इसमें से फ्रिक्शन को हमने पहले कट करके निकाल दिया, जो फ्रिक्शन के कट होने के बाद यहाँ पे बचा है, उस फोर्स की बात करते हैं। ये अब कैसे करेगा काम, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना, अगर मैं इसका मोमेंटम की बात करूँ तो ये है हमारा m u1, और यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसका मास और वेलोसिटी। और इस मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम पे जाने में कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी। मतलब हम कह सकते हो कि p मोमेंटम चेंज हुआ है डेल्टा टी टाइम में। ठीक, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम चेंज हुआ है कितने टाइम के अंदर। अब इसको हटा के प्रोपोर्शनल साइन को हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, जिसको कहते हैं के, डेल्टा पी डेल्टा टी। ठीक, अब के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम के को यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो हमारा फोर्स आ गया डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो बच्चों, हम जो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए टाइम जो है काफ़ी कम ले लेते हैं, हर सेकंड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बदल जाएगा डी पी डिवाइड बाय डी टी। तो इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम p की वैल्यू रखें, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाई v। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ f इक्वल टू डी एम
v डिवाइड बाय dt। अभी मैंने u और v को नहीं लिया है, सीधा सीधा हमने सिर्फ क्या किया, v को रख लिया यहाँ पे एक जनरल टर्म की तरह। तो मास को मैं अगर बाहर ले लूँ तो यह आ जाएगा मेरा dv डिवाइड बाय dt। तो फॉर्मूला हमारा बना है m, और dv डिवाइड बाई dt मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मोमेंटम दिया है तो इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, नहीं तो इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे, दोनों एक ही बात है। अब इसकी थोड़ी बारीकी को समझते हैं। देखो बच्चों, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायमेंशन होगी mL/t-2। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो किलोग्राम की जगह हमने m ले लिया है, मीटर की जगह l और टाइम की जगह t। अब बात करते हैं 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है। देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 1 kg, अगर हम फोर्स लगा के, अच्छा फोर्स ये समझो कि फोर्स एक तरह का झटका होता है, ठीक है, एक तरह से धक्का देना, ठीक एकदम से। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया या फोर्स लगाया और इसका एक्सेलरेशन 1 हो गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को हमने 1 बढ़ा दिया है। जो पहले जो भी वेलोसिटी थी उसमें 1 का चेंज आ गया है फोर्स लगाते ही। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें कितना हमने टोटल फोर्स लगाया, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये 1 किलोग्राम का है और इसमें हमने कितना एक्सेलरेशन दिया, 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, इसी को हम 1 न्यूटन कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में समझिए, एक ऑब्जेक्ट था 1 किलोग्राम का, ये पहले अपनी 5 की स्पीड से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स 1 ही सेकंड के लिए अप्लाई किया, बस एकदम से लगाया और छोड़ दिया। तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 5 से बढ़ के 6 हो गई है। अब हमें बताना है जो हमने फोर्स लगाया वो कितना लगाया। इस फोर्स की स्ट्रेंथ 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी को 1 बढ़ा दिया इसने। तो पहले निकालेंगे हम एक्सेलरेशन, वो होता है v माइनस यू डिवाइड बाय टी, मतलब कि 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 1। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम का हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन हमने 1 दिया तो 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स की मात्रा कितनी होती है, वो 1 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 बढ़ा सकता है, मतलब वो 1 का एक्सेलरेशन ला सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो बच्चों, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो उसमें फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बदल जाती है, मतलब वेलोसिटी बदल जाती है। और अगर बॉडी की वेलोसिटी नहीं बदल रही है, वो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। समझो, मान लेते हैं कि जैसे गाड़ी चलना शुरू होती है उस पर फ्रिक्शन लगता है और हम लगाते हैं इस तरफ से फोर्स। हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना कि फ्रिक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और गाड़ी की स्पीड नहीं बदलेगी। पर अगर हम फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा लगा देते हैं, तो जो बचा हुआ फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन को काटने के बाद जो बचा हुआ फोर्स है, वो गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, इसको इस बात से समझो, एक सामाजिक एग्जाम्पल से समझो। मान लेते एक आदमी है, उसकी सैलरी 50,000 है, ठीक, और उसने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है और उसकी EMI 10,000 रुपये है। तो जैसे ही उसकी सैलरी क्रेडिट होती है उसके अकाउंट में 10,000 रुपये उसी टाइम कट हो जाते हैं, बैंक कट कर लेता है। तो बचे कितने हैं, 40,000 कट होने के बाद। अब वो 40,000 में जो अपना घर का काम काज करेगा वो करेगा। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है, जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं फ्रिक्शन उसी टाइम आ जाता है, और फ्रिक्शन को कट करने के बाद, फ्रिक्शन से रिड्यूस होने के बाद जो बचता है उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। वो बचा हुआ फोर्स ही गाड़ी को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो अगर मान लेते कि उतना ही फोर्स लग रहा है जितना फ्रिक्शन है, तो फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ फोर्स ही नहीं बचा तो आगे गाड़ी एक्सेलरेट कैसे होगी, तो नहीं हो पाएगी। तो गाड़ी की जो भी स्पीड है वो अपनी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे गाड़ी एक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड बदलती है, तो इसका मतलब उस पर फोर्स तो लगा है। कट होने के बाद, फ्रिक्शन के कट होने के बाद कुछ ना कुछ फोर्स बचा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, गाड़ी की वेलोसिटी को बदल रहा है। ठीक, सेकंड पॉइंट का है यही मतलब कि जो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी बदलती है, तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्स लगा हुआ है। ठीक, सेकंड बात, सेकंड लॉ जो है वो एक वेक्टर लॉ है, मतलब
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगा है नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी आगे की डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स हम पीछे की तरफ लगाएंगे तो डी एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में। तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। तो एफ एंड ए ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो लगने वाला फोर्स है, मतलब कि नेट फोर्स जो लगने वाला है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो जो मोमेंटम है वो होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम भी है। तो लगने वाला जो फोर्स है ये समझो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और इनवर्स रिलेशन रखता है टाइम के साथ। मतलब मास, वेलोसिटी, और या चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं उसको, ठीक है। या आगे देखते हैं। तो इन चीज़ों पे लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो लगने वाला फोर्स की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमको वेलोसिटी ज़्यादा चेंज करनी है, ठीक है, इसको चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हो। अगर वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज लाना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो चेंज हमको जल्दी लाना है तब भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इस क्वेश्चन को, मतलब इसको ध्यान से समझना बच्चों। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक 1 किलोग्राम का है, एक दूसरा 2 किलोग्राम का। दोनों शुरू में रेस्ट कंडीशन में है। अब हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने का मतलब 1 सेकंड के लिए फोर्स लगाया, मतलब हमने इनको धक्का दिया एकदम से। इसकी वेलोसिटी है जो v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ। दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम चेंज हुई है। 0 से ये हो गई 1 मीटर पर सेकंड, और ये भी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब है दोनों रेस्ट कंडीशन में थे, हमने दोनों पे अलग अलग फोर्स लगाया। दोनों की वेलोसिटी में एक का चेंज आ जाना चाहिए, 0 से 1, इसमें भी 0 से 1, और दोनों को 1 सेकंड में हमको लाना है। तो अब हमें बताना है कि लगने वाला फोर्स किस में कितना लग रहा है। तो अगर मैं 1 की बात करूँ, F1 फोर्स की बात करूँ, तो कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। पहले एक्सेलरेशन देखो, अगर मैं A1 निकालूँ, एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेट हुई है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है, v/u इक्वल टू, ठीक है। तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1। तो पहले में एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 1 किलोग्राम को 1 का एक्सेलरेशन देने में 1 इंटू 1 मतलब कि 1 न्यूटन, ठीक। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का एक्सेलरेशन कितना है, A2, 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1। इसका भी एक्सेलरेशन हमने सेम दिया, पर क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है तो 2 इंटू 1, इसमें लगेगा 2 न्यूटन का फोर्स। मतलब अगर मास डबल हो जाता है तो लगने वाला फोर्स भी डबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मास को चेंज करने पे। अब बात करते हैं हम अगर चेंज इन वेलोसिटी, उसको अगर चेंज करें। अब देखो बच्चों, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का वेट सेम है, दोनों रेस्ट कंडीशन में शुरू में, दोनों पे हमने फोर्स लगाया। इस पे फोर्स लगाया तो 1 सेकंड के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो 1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी 2 हो गई। तो अब हमें बताना है कि इसमें कितना फोर्स लगा और इसमें कितना फोर्स लगा। तो बात करता हूँ मैं पहले की। पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो A1 कितना आ जाएगा, v माइनस यू, मतलब कि 1 माइनस 0, और टाइम कितना मिला मुझको, 1। तो उसको एक्सेलरेशन हो गया 1 माइनस ये, ठीक। अगर मैं A2 का एक्सेलरेशन निकालूँ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 2, और शुरू में थी 0, और टाइम लगा उसको 1। तो उसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं फोर्स F1 की बात करूँ तो मास कितना है, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है, 1। तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा मेरा 1 न्यूटन। उसी तरह F2 की बात करूँ, मास तो 1 किलोग्राम है पर एक्सेलरेशन 2 है, तो मतलब कि 2 न्यूटन। तो इसमें फोर्स डबल लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको वेलोसिटी में जो चेंज है वो डबल है, इसकी वेलोसिटी आप 1 बदल रहे हो, उसकी 2 बदल रहे हो, तो इसका मतलब आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए, जैसे टाइम और मास, ठीक। अब बात करते हैं टाइम को चेंज करने की। देखो बच्चों, अगर हम टाइम को चेंज करें, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास 1-1 किलोग्राम है, और दोनों को हमने जो वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस पे फोर्स लगा F1 और इस पे फोर्स लगा F2। फोर्स का मतलब एक तरह से धक्का दिया हमने इनको। अब यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों शुरू में रेस्ट में है, मोशन में भी हो सकते हैं, वो अलग है, पर हम सिंपल रखना चाहते हैं। अब इसको वेलोसिटी चेंज करने के लिए 1 सेकंड मिला है, इसको 2 सेकंड मिला है। तो अब किसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, F1 या F2 को।
कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। 2 माइनस 0 और टाइम मिला है इसको 1 सेकेंड, मतलब कि इसको गाड़ी में अपने ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन देना पड़ेगा 2 का। इसको कितना देना पड़ेगा? 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा कम। तो उस अकॉर्डिंग इसका जो फोर्स है, मास 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 2 है, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे लगेगा 2 न्यूटन का फोर्स। उसी तरह इसमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा 1 किलोग्राम और 1 ही हमारा एक्सेलरेशन, तो 1 इंटू 1 1 न्यूटन। कहने का मतलब अगर आपको टाइम ज़्यादा मिले, टाइम की यहाँ पे मात्रा डबल हो जाए, तो लगने वाला फोर्स आधा हो जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 1 सेकेंड मिला था तो 2 न्यूटन, अगर वही फोर्स आप 2 सेकेंड तक लगाओगे तो 1 न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ये कुछ कुछ उसी तरह है जो बच्चे पूरी साल नहीं पढ़ते हैं और वो एक रात पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक रात में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। अगर वो हर दिन आधा घंटा पढ़ते तो आराम से वो पूरा चैप्टर पढ़ लेते, पर अब वो एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो टाइम का रिलेशन होता है, टाइम ज़्यादा मिलेगा तो मेहनत या फोर्स कम, टाइम कम है तो मेहनत ज़्यादा या फोर्स लगाना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह समझो एक गाड़ी को अगर एकदम से रोकना है, अगर एक गाड़ी को एकदम से रोकना है तो हमको ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा टाइटली, और अगर गाड़ी को आराम आराम से रोकना है, हमको टाइम मिला है कि 4-5 सेकंड हमारे पास है, तो हम धीरे धीरे ब्रेक को दबा के गाड़ी को डीएक्सेलरेट करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने इसी के कुछ एग्जाम्पल की तरफ। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होते हैं? इम्पल्स होता है फोर्स का टोटल इफेक्ट बताना। ठीक है, कि एक फोर्स अगर कुछ टाइम के लिए लगा है तो उसका टोटल इम्पैक्ट या टोटल इफेक्ट कितना है, वो हम इम्पल्स कहते हैं। कुछ इम्पल्सिव फोर्स कैसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं, जैसे हिटिंग, किसी को हिट करना या बॉल को हिट करना, जंप करना, कैच करना, किक करना, एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू होता है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। मतलब फोर्स और टाइम के बीच का इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम कम है तो फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसको इस तरह समझो, जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में कोई गड्ढा आ जाता है रास्ते में, तो जो गाड़ी के बढ़िया सोकर होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं फोर्स को, तो टाइम बढ़ जाता है। एक बार गाड़ी का सोकर नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं तो टाइम बढ़ जाता है। टाइम के बढ़ने से जो फोर्स है वो कम होता है, झटका ऊपर कम आता है। उसी हिसाब से अगर आप बैठ जाओ एक ट्रैक्टर के अंदर जो ट्रॉली होती है जिसमें सोकर ही नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ का फील होगा, क्योंकि हर एक जो झटका आएगा, जो भी गड्ढा आएगा, वो सीधा कम टाइम में आप तक पहुंचेगा और ज़्यादा आपको हर्ट भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए गाड़ियों में सोकर लगाए जाते हैं ताकि वो फोर्स के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सके। वो क्या करते हैं, जो फोर्स हम तक पहुंच रहा है, गड्ढे से निकला फोर्स है, वो हम तक आने में थोड़ा टाइम लेता है, और जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल इम्पैक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिकली क्या होता है कि टोटल इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन मोमेंटम का सहारा लेते हैं। हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, टी को इधर ले आते हैं क्योंकि हमने फोर्स इंटू टाइम ही यहाँ पे लिया है, तो फोर्स मल्टीप्लाई डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ दोनों को, इसको हमने 0 से टी के लिए इंटीग्रेट किया और इसको P1 से P2 के लिए। ठीक है, तो मोमेंटम हमारा P1 से P2 हो गया है। तो फोर्स का टोटल इम्पैक्ट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि टोटल कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है। तो इसको देखेंगे तो हम, ये तो हो गया हमारा इम्पल्स। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं एफ एवरेज मल्टीप्लाई टी, तो ये हो जाएगा टी। लिमिट रख देंगे टी और 0। इधर मोमेंटम जो चेंज हुआ है, डीपी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पी आता है, इसकी लिमिट रखेंगे P2 और यहाँ पे P1, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एवरेज मल्टीप्लाई टी, और इधर आ जाएगा P2 माइनस P1। ठीक है, तो ये होता है हमारा इम्पल्स। इसी को क्या कहते हैं, इम्पल्स। ठीक, तो इम्पल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। अगर आप इसके डायमेंशन की बात करें, ठीक है, या इसके पहले एसआई यूनिट की बात करें, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और ये सेकंड। ठीक, इसके डायमेंशन की बात करूं मैं
तो जो चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन होती है क्या होती है इसकी फोर्स की, mL_t-2, ये तो होती है फोर्स की, और टाइम की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल की डायमेंशन निकल के आएगी mL_t-1। ठीक है, तो ये है इसकी डायमेंशन। देखो बच्चे, क्वेश्चन से इसको समझते हैं इम्पल्सिव फोर्स को। एक हम हैमर है हमारे पास, इसका वजन 1 किलोग्राम है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। कोई पर्सन है, इसको इस बॉक्स के ऊपर वो मारता है और मारते ये रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। हमको बताना है कि इम्पल्स ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स है उसका इम्पल्स कितना है, टोटल उसका इफेक्ट कितना है। तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अच्छा, और ये इक्वल किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास v माइनस यू। ठीक है, ये तो चेंज हुआ है मोमेंटम का। फाइनल मोमेंटम क्या था, mv, और इनिशियल mu। तो f मल्टीप्लाई टी। मास कितना है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी फाइनल है 0, और ये कितना है u 6। तो आंसर आ गया -6 न्यूटन सेकंड। तो हर सेकंड कितना इम्पैक्ट हो रहा है, 6 न्यूटन का। ठीक है, अगर हम बात करें रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप हैमर, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये रिटार्डिंग फोर्स भी देगा, ये रिएक्शन भी होगी इसके अंदर, तो कितना इसकी रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो रिटार्डिंग फोर्स होगा हमारा इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम। इम्पल्स कितना है -6, या हम अभी 6 ले लेते हैं, और टाइम कितना है 0.1, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। तो ये कितना फोर्स इसको रिटार्ड करेगा, 60 न्यूटन का फोर्स देगा इसको रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको कितने टाइम में रोकना है, वो 0.1 सेकेंड में। तो ये है इसका आंसर। देखो बच्चों, एक ग्राफ और समझो। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जो चेंज इन मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, कि आपने मोमेंटम में मान लेते 1 का चेंज किया, 2 का किया, एक कोई फिक्स वैल्यू है। अगर आप वो चेंज जल्दी करना चाहते हो, टाइम आपके पास कम है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, फोर्स का ग्राफ ऊपर चला गया। आपको अगर वही चेंज इन मोमेंटम थोड़ा टाइम ज़्यादा है आपके पास, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कम। वही सीधी सी बात है, गाड़ी को एकदम से रोकोगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, गाड़ी को अगर धीरे धीरे रोक रहे हो तो फोर्स भी धीरे धीरे ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था इसका। हाँ, अब इसके कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ में जो होते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों, डेली लाइफ में इसकी क्या क्या उपयोग है इम्पल्सिव फोर्स के। बेसिकली मेन काम है हमारा, जब फोर्स लगता है तो टाइम को बढ़ाना, ताकि फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नुकसान ना करे। जैसे एक क्रिकेट प्लेयर है, जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को थोड़ा नीचे या पीछे की तरफ ले जाता है। क्यों, क्योंकि उसको बॉल तो रोकनी है, पर वो चाहता है कि टाइम जो है वहाँ पे बढ़ जाए। टाइम बढ़ने से क्या होता है, फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो कम होता है, फोर्स हाथों पे कम लगेगा और हाथ इंजरी से बच जाएंगे। दूसरा, कारों के अंदर शॉकर दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई गड्ढा आता है तो शॉकर क्या करते हैं, पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, तो टाइम वहाँ पे बढ़ जाता है। तो उस जो गड्ढे की वजह से जो फोर्स ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है उसको टाइम ज़्यादा लगता है ट्रांसफर होने में, इसी बीच उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और हम तक ज़्यादा फोर्स का इम्पैक्ट नहीं दिखता। ठीक है, दूसरा, जो ग्लासवेयर होते हैं, मतलब कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं या क्रोकरी होती है, उसको हम क्या करते हैं, पेपर में रैप करके रखते हैं। ठीक है, ताकि मान लेते हैं उनको कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो या हल्का सा भी इधर उधर हो जाए, वो टूटे ना। जो उसके बाहर पेपर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे का सारा जो भी इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए उनको टूटने से बचाने के लिए उनको रैप किया जाता है। फिर अगर एक आदमी सीमेंट के फ्लोर पे गिर जाता है तो हो सकता है उसको चोट लग जाए, पर अगर वही आदमी मैट्रेस पे गिरेगा, मतलब गद्दे पे गिरेगा, बेड पे गिर जाएगा, तो उसको चोट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो मैट हमारे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं शॉक को। ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टाइम वहाँ पे बढ़ जाता है और उस फोर्स का इम्पैक्ट कम देखने को मिलता है। फिर आते हैं बोगी। दो बोगी के बीच में, जो ट्रेन होती है उसकी बोगी के बीच में एक बफर होता है। वो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ट्रेन में ब्रेक लगते हैं तो गाड़ी रुकेगी, तो वो बफर जो है वो मोमेंटम को चेंज होने में थोड़ा टाइम ले लेता है। ठीक, उससे जो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाता है टाइम के बढ़ने से, और जो बोगी है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ठीक है, या एक एथलीट को हमेशा एडवाइस दी जाती है कि जब वो एकदम से स्टॉप ना हो, धीरे 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 स्टॉप हो, क्योंकि जो अपना मोमेंटम उसको चेंज करना है वो धीरे धीरे करना चाहिए।
एकदम से चेंज करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में नेगेटिव डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ता है, वो फोर्स उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम रुकने के लिए उसको ज़्यादा फोर्स लगाना है, और अगर वो धीरे धीरे रुकेगा तो उसकी बॉडी पे फोर्स भी कम लगेगा और वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये थे इम्पल्सिव फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स। इसी के साथ न्यूटन का सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। अब पढ़ते हैं बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमको बताता है जो एक्सटर्नल फोर्स आया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ होता है वो हमको फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स होता है। ठीक है, दूसरा जो लॉ है वो हमको बताता है फोर्स को कैलकुलेट करना, और थर्ड लॉ हमको बताता है फोर्स का ओरिजिन, फोर्स कहाँ से आता है। ठीक, इसका स्टेटमेंट क्या आता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है, वो भी उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे समझो, और हाँ, फोर्स हमेशा लगता है पेयर में, कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा। हाँ, हम कैलकुलेट करने के लिए सिंगल डायरेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, पर जो नेचर ऑफ फोर्स का होता है वो हमेशा दो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट को हम इसलिए इग्नोर करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, वो फोर्स का अमाउंट निकालने के लिए। जैसे समझो ये एक लड़का है और ये इस बॉक्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक, तो इसको माने माना ए और इसको मान लिया मैंने बी, तो ये इसके ऊपर मान लेते हैं फोर्स लगा रहा है एफ बी ए, मतलब बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है ए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्स भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एफ ए पे फोर्स लग रहा है बी की वजह से, और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स बी ए, इसकी जो डायरेक्शन है वो ए बी के अपोजिट है। ठीक है, ए बी, इनमें से एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है। ये एक्शन है, ये ध्यान रखना, ये है एक्शन और ये है हमारा रिएक्शन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो कोई भी मोशन होनी नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये दोनों जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी पे नहीं लगते, अगर एक बॉडी पे लगते तब होता है जीरो, अलग अलग बॉडी पे लगेंगे तो जीरो नहीं होता है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है बच्चे के ऊपर और ये फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च कैसे होता है, जो उसका फ्यूल बर्न होता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, उसके रिएक्शन में फोर्स ऊपर की तरफ लगता है रॉकेट पे, तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। उसी तरह हम चलते हैं तो अर्थ को हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ताकि हमको जो रिएक्शन मिले वो आगे की तरफ मिले। या कोई सेलर जब अपनी नाव से किनारे पे कूदता है तो वो बोट को थोड़ा पीछे की तरफ पुश कर देता है ताकि उसको आगे की तरफ जंप मिल सके। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, तो हम वही एक एक करके देखेंगे। जैसे कोई गन से कोई बुलेट फायर की जाती है तो गन भी पीछे की तरफ आती है। ठीक है, तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड लॉ के। ए बुक कीप ऑन ए टेबल, एक टेबल पे बुक रखी है, इस टेबल का वेट हमेशा लगेगा नीचे की तरफ, और क्योंकि ये टेबल सॉलिड है तो ये इसको रिएक्शन देगी और रिएक्शन इसके थ्रू जाएगी वो ऊपर की तरफ। ठीक है, इन दोनों इसके जो टेबल के लेग्स होती है उसके थ्रू, और ये होती है रिएक्शन। अगर ये बुक यहाँ पे स्टेबल है इसका मतलब R इक्वल टू है यहाँ पे W के बराबर। ठीक है, रिएक्शन और एक्शन, ये ध्यान रखना। उसी तरह अगर किसी को चलना है, जैसे हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैर को मोड़ के अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं फोर्स, ये हो गया हमारा एक्शन, और हमको इसी डायरेक्शन में मिलती है रिएक्शन। ठीक है, ये होती है रिएक्शन। और इसी के अगर हम दो वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो इस तरफ होती है, अगर ये एंगल मान लेते थीटा, एफ कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में मान ले तो एफ साइन थीटा। ठीक है, तो जो हम आगे की तरफ चलते हैं वो चलते हैं इस फोर्स की वजह से, इस रिएक्शन का ये कंपोनेंट होता है, ये हमारे वेट से बैलेंस हो जाता है। तो जैसे हम चलते हैं तो हमको अपने पैर मोड़ के पीछे की तरफ फोर्स लगाना होता है ताकि हम आगे की तरफ जा सके। ठीक है, और मोड़ के क्यों लगाना होता है, क्योंकि हमको आगे भी तो बढ़ना है ना। अगर हम सीधे खड़े होके नीचे की तरफ फोर्स लगाए तो हमारी जो सारा का सारा रिएक्शन है वो हमारे वेट से बैलेंस हो जाएगा, पर हमें तो आगे जाना है। आगे जाने के लिए हमको थोड़ा टेढ़ा करके पैर को फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये जो रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट बन सके और इस कंपोनेंट से हम आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक, उसी तरह एक गन से जब फायर किया जाता है तो ये गन जाएगी इस तरफ, और ये जो गन है हमारी बुलेट आगे की तरफ जाती है और ये जाती है पीछे की तरफ, तो ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। ठीक है,
TION, ठीक है। तो हमेशा जो गन है वो पीछे की तरफ आती है। उसी तरह एक यहाँ पे रॉकेट है, इसको लॉन्च करना है, तो इसके अंदर जो हाईली कंसनट्रेटेड गैस होती है, ठीक है, हॉट गैस होती है, क्या होता है जब स्पार्क होता है, गैस चलना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे क्या निकलता है, काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर निकलती है, हीट, ठीक है। तो हॉट एयर यहाँ से निकलती है जो फ्यूल बर्न होता है। तो ये तो है हमारा एक्शन। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रिएक्शन, और इसी रिएक्शन की वजह से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक्शन उतनी ज़्यादा रिएक्शन। उसी तरह सैंड पे चलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो रिएक्शन हमको मिलती है वो हमारे एक्शन के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा पैर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता रहता है, चलना मुश्किल हो जाता है। सॉलिड सरफेस पे आप चलोगे तो जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको रिएक्शन मिल जाएगी, पर अगर हम दलदल में चलने की कोशिश करें नहीं चल सकते, क्योंकि वे सॉलिड कम है, वो हमें प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसी वजह से हम चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, एक आती है इसमें हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। वैसे वो यही वाली प्रॉब्लम है, पर हम उसको फिर भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ठीक। एक हमारा घोड़ा है, वो बग्गी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया, देखो बच्चों, जो बग्गी है इसका वेट लगता है नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आता है। और जो ये किसी रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है, उसकी रिएक्शन लगती है ऊपर की तरफ, ठीक है। बग्गी की ये हो गई रिएक्शन R1। उसी तरह अब हम देखते हैं अपने हॉर्स को। ये इसको यहीं तक मानना, ठीक है, ये जो है इसके पैरों के नीचे है। अब देखो बच्चों, जो हमारा हॉर्स है इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ W2, और रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ R2, ठीक है। अब बग्गी और ना घोड़ा ये ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, ये दोनों स्टेबल है, वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं ये चलता कैसे है। तो जो हमारा हॉर्स है ये क्या करेगा, ये अपने पैरों को मोड़ेगा और पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस पैर को बोल सकते हो चार, वैसे तो दो तीन पैर को अपने आप मोड़ेगा और फिर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे कि मैंने ये इसने पैर मोड़ा तो ये लगाता है फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसने लगाया ये फोर्स जिसको कहेंगे हम F। अब इसके हमको रिएक्शन मिलनी चाहिए, तो हमको रिएक्शन जो मिलती है वो मिलती है इस डायरेक्शन, मतलब इसके पैरेलली। तो थोड़ा अलग हो गया, पर मैं इसको पैरेलल बनाता हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब जो ये इसको रिएक्शन मिली है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम R, ठीक है। अब हमें इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं, क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक तो बन सकता है हॉरिजॉन्टल और एक बन सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पे अपना ब्लू पेन। तो एक इसकी एक तो बनेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ एंगल थीटा, ये पूरा जो एंगल है वो थीटा है, तो ये होगा हमारा R cos थीटा। और एक बनेगा इसमें, इसको कहेंगे R sin थीटा। अब जो हॉर्स मूव करता है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है, मूविंग हॉर्स एंड कार्ट फॉरवर्ड, ठीक है। इसी की वजह से घोड़ा गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, और ये वाली जो रिएक्शन है या ये वाली जो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है हॉर्स के वेट से, ठीक है। तो ये होता है, इसी की वजह से हमारी बग्गी आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। जैसे मैंने चलने वाले उसमें बताया था, तो हम भी चलते हैं तो सेम कंसेप्ट यूज होता है। ये जो रिएक्शन होती है R cos थीटा, यही हमें आगे की तरफ मूव कराती है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों लोग खत्म हो गए हैं। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरी इस पे आपको सिलेबस मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सब मिलेंगे इस पर।